सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के तीसरे पाठ नादान दोस्त के बारे में चर्चा की थी। हमने उसके कहानी को जाना था और उसके प्रश्न अभ्यास को हल किया था। बच्चों, आज के आपके इस सेशन में हम आपके इसी पाठ नादान दोस्त की भाषा के पाठ खंड की परिचर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि जो भाषा के बाद यानी जो आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं, हमें उन्हें कैसे हल करना है। हम सब आज मिलकर आपके व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आपकी भाषा के खंड पाठ का पहला प्रश्न शुरू होता है एक उदाहरण से। उदाहरण है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जानना है सबसे पहले सर्वनाम के बारे में और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो सर्वनाम बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं, यानी इन शब्दों का ही प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब बच्चों, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम का एक प्रकार है। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं प्रयोग के दृष्टि से। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आते हैं मैं, तू, वह, हम और मैंने। दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आता है आप शब्द। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आता है यह और वह। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई और कुछ शब्द आता है, कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो और सो आता है। जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन से शब्द आते हैं? कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, हमें जानना है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता क्या होता है बच्चों? वक्ता जो कोई बात बोलता है उसे हम वक्ता कहते हैं। तो वक्ता द्वारा खुद के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कोई बोलने वाला अपने लिए या किसी अन्य के लिए, अन्य में कौन कौन से आ जाएंगे? जो उसकी बातों को सुन रहे हैं या कोई अन्य तीसरे व्यक्ति, उनके लिए करता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, मैं और हम वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार तुम और आप क्या है बच्चों? तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह सुनने वाले के लिए यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके अतिरिक्त किसी और के लिए जब वक्ता द्वारा सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है यह, वह, ये और वे। यानी कि किसी और के बारे में बात करने के लिए जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं यह, वह, ये और वे, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में आते हैं कौन कौन से शब्द? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं तुम और आप। और यह, वह, ये और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं।
ठीक बच्चों, अब हम हल करते हैं आपका दिया हुआ प्रश्न। जो पाठ में प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया था कि नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो, यानी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने जाना, उसके बाद उसको पहचान कर हमें यहाँ पर लिखना है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ठीक बच्चों, यह पूरा का पूरा अनुच्छेद है। अब इस अनुच्छेद में हमें सर्वनाम शब्दों को डालना है। तो सबसे पहले तो हम सर्वनाम शब्दों को ही उसको पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे सर्वनाम शब्द हैं मैं, हम, यह, वह, इन्होंने, उन्होंने, उसने, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द देख रहे हैं उन्होंने, उसके बाद उनकी, उसके बाद उसने, उसके बाद आप, मुझे और यहाँ पे प्रयोग हो रहा है बच्चों मैं शब्द का। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम उदाहरण है। तो हमें अब ये देखना है कि ये इन्होंने, उन्होंने और उनकी और उसने, इन शब्दों का प्रयोग बच्चों किसी अन्य के लिए किया जाता है और इसीलिए इनको हम अन्य पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? उन्होंने, उनकी और उसने। इसी प्रकार ये जो लंबा लड़खड़ाता हुआ आदमी था वो अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहा है, तो मैं और मुझे का प्रयोग कर रहा है, तो मैं और मुझे क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और उसके बाद आप का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे आप का प्रयोग किया जा रहा है जो बात को सुन रहे हैं उनके लिए, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक बच्चों, आइए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है उदाहरण कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, ये तीन उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ कह रहा है कि यहाँ रेखांकित शब्द यानी कि तगड़े, मसालेदार और बड़ा क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो बच्चों, आपकी पिछली कक्षा में हमने जाना था, सीखा था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हमें यह देखना है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, जिन शब्दों से अच्छे या बुरे हर तरह के गुणों का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे तगड़े बच्चे, बच्चे संज्ञा शब्द है और तगड़े क्या कर रहा है? उसके अवस्था को बता रहा है कि बच्चा कैसा है। तो बच्चा कैसा है? तगड़ा है। तो ये बच्चे के गुण के बारे में बताया जा रहा है, उसके अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए तगड़ा शब्द गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है मसालेदार सब्जी। सब्जी संज्ञा शब्द है और सब्जी कैसी है? मसालेदार है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ऐसे ही सब्जी क्या है? मसालेदार है। यानी कि मसालेदार शब्द क्या कर रहा है? सब्जी के स्वाद के बारे में बता रहा है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसी प्रकार बड़ा अंडा, यहाँ पर अंडा
संज्ञा शब्द है और इसके बारे में, इसके आकार के बारे में क्या बता रहा है? बड़ा बता रहा है कि अंडा किस आकार का है, यानी कितना है, कितना बड़ा है। तो यह बड़ा है। बड़ा शब्द क्या कर रहा है? अंडे के आकार के बारे में हमें बात बता रहा है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से हमें 4 विशेषण लिखने हैं और उनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो आप बच्चों किसी भी रंग को ले सकते हो। रंग भी क्या होता है? रंग भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आप कोई आकार ले सकते हो, छोटा, बड़ा, चौकोर, गोल, चौड़ा, ये सारे के सारे क्या है? आकार हैं। ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी स्वाद ले सकते हो, जैसे तीखा, मीठा, ये सारे के सारे क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के गुण या दोष को भी ले सकते हो, जैसे झूठा, सच्चा, ईमानदार, बेईमान, ये सारे के सारे भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं और इससे ही आपको 4 वाक्य बनाने हैं। आइए अब आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, ये भी उदाहरणों से शुरू होता है। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है, केशव ने झुंझलाकर कहा। दूसरा उदाहरण है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तीसरा है, केशव घबरा कर उठा। चौथा है, केशव ने टोकरी को एक टहनी पर टिका कर कहा। और पांचवा है, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। यहाँ रेखांकित शब्द है बच्चों, झुंझुलाकर, रोनी सूरत बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, यानी कि कर शब्दों के साथ जो शब्द, कर वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं? उन्हें हमें ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये शब्द क्या है? ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हो रही है। तो जो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहना क्रिया है तो कहना से ठीक पहले आ रहा है झुंझुलाकर। इसी प्रकार यहाँ बोला क्रिया है तो उसके ठीक पहले आ रहा है बनाकर। उसी प्रकार उठा क्रिया है तो इसके ठीक पहले आ रहा है घबराकर। तो जो कर शब्द वाले क्रिया विशेषण होते हैं उसकी यह पहचान भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में सबसे पहले तो समझना होगा, जिससे कि हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। तो क्रिया विशेषण बच्चों क्या होता है? वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्द क्रिया की, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जो शब्द कार्य के बारे में बता रहे हैं कि कार्य हो रहा है, उस शब्दों की जो विशेषता बताई, यानी क्रिया शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है, यानी जो भागना है, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। तो यहाँ भागना क्रिया है और तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, भागना कैसे हो रहा है, यानी कैसा हो रहा है, इसका उत्तर हमें मिलता है तेज शब्द से में। तो तेज शब्द हमें बता रहा है कि वो कैसे भाग रहा है, इसीलिए वह जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक बच्चों अब हम यहाँ जानेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो हमें यहाँ पढ़ना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, क्योंकि आगे उदाहरणों में
कर वाले शब्दों को क्या कहा है कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आइए जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जिस क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया या कार्य के होने का तरीका या रीति बताई जाती है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया या कार्य के होने का तरीका या रीति बताई जाती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है, लड़के तेज दौड़ रहे हैं। दौड़ना क्रिया है, दौड़ रहे हैं क्रिया हो रही है। अब देख रहे हो ये दौड़ रहे हैं लड़के, कैसे दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, यानी क्रिया क्या तरीका, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की रीति बताई जा रही है कि क्रिया कैसी किस रीति से हो रही है, इसीलिए यह क्या है, तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। चित्र में आप देख रहे हो बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो रोना क्या है, क्रिया है, रोना क्रिया शब्द है, और कैसे रो रहा है इसका हमें पता चल रहा है जोर जोर से शब्द से। तो यह जो जोर जोर से शब्द है यह रोना क्रिया की रीति को या उसके तरीके को बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, इसीलिए जोर जोर से शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे तेज, जल्दी, शीघ्र, विलंब, फौरन, अचानक, एकाएक, सचमुच, अवश्य, प्रायः, चुपचाप, झुककर, उड़ेलकर, गिड़गिड़ाकर इत्यादि अन्य क्रिया विशेषण शब्द है। यानी ये शब्द भी क्रिया से पहले लगते हैं और ये शब्द भी क्रिया के होने की रीति को, यानी क्रिया किस तरीके से हो रही है इसके बारे में बताते हैं, इसीलिए यह शब्द भी क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको जैसा कि यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपको इन शब्दों की तरह, जैसे ये शब्द हैं झुक कर, झुंझुलाकर, रोनी सूरत बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, इन शब्दों के तरह ही कुछ रीतिवाचक कर शब्द वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को क्या करना है, हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बारे में एक और बात यहाँ बताई गई है कि ये जो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर कहा, कहा क्या है, क्रिया है, कहना क्रिया है, और क्रिया से ठीक पहले क्या शब्द आता है, झुंझुलाकर शब्द आता है। तो यह जो झुंझुलाकर है यह क्रिया विशेषण है। तो यह इसी प्रकार यहाँ बोलना क्रिया है और इसके ठीक पहले बनाकर आया है, इसलिए यह भी क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार उठना क्रिया है और उठना क्रिया के ठीक पहले आया है घबराकर, यह भी क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार टिकाकर कहा, यानी कहा क्रिया है और इसके ठीक पहले आ रहा है टिकाकर, यह भी क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार कहा क्रिया है यहाँ पे और उसके आगे कैसे कहा, गिड़गिड़ा कर कहा, और यह भी क्रिया के ठीक पहले आया है, इसलिए यह भी ये पहचान है कि यह क्रिया विशेषण है। तो हमें यहाँ पर इसी प्रकार से कर शब्दों वाले, जैसे कि झुक कर, उड़ेल कर, आपने अपनी पिछली कविता हमने जो पहले आपकी सबसे पहली कविता पढ़ी थी वह चिड़िया, जो उसमें चिड़िया जो क्या करती है, चोंच मार कर, आता है ना पंक्ति कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो चिड़िया कैसे खाती है, चोंच मार कर खाती है। तो मार कर भी क्या है बच्चा, मार कर भी इसी प्रकार क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार आती है पंक्ति कविता में कि वह चिड़िया जो रस उड़ेल कर गा लेती है, गाना क्रिया है और कैसे गा रही है, रस उड़ेल कर गा रही है। तो उड़ेल कर भी क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता हमें पता चल रही है। क्रिया कैसे हो रही है, उड़ेल कर हो रही है, रस उड़ेल कर हो रही है, इसीलिए उड़ेल कर भी क्रिया विशेषण है। और कैसी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, तो इसी प्रकार के अब हमें क्रिया विशेषणों के 5 प्रयोग करने हैं
और वाक्यों में करने हैं, वाक्य प्रयोग करने हैं, यानी कि हमें 5 वाक्य बनाने हैं ऐसे ही क्रिया विशेषणों से। तो हम बना सकते हैं कि चिड़िया ने रस उड़ेल कर गाया। दूसरा वाक्य बना सकते हैं, केशव ने झुककर डंडा उठाया। इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि राम ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। इसी तरह आप अन्य उदाहरण भी बना सकते हो। आप अन्य वाक्यों में भी इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। तो आप बच्चों ऐसे ही वाक्यों को बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब हम आगे देखेंगे कि आपने जो भी सीखा है आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए इसे चेक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर गृह कार्य दिए हुए हैं। इन गृह कार्यों में पहले प्रश्न में आपको क्रिया विशेषणों की रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को रेखांकित करना है। आपको इन वाक्य जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पहचान करके उन्हें रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य है बच्चा धीरे धीरे चलता है। दूसरा वाक्य है नेहा मीठा बोलती है। तीसरा वाक्य है बादल अचानक घिर आए। और चौथा है पंछी पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। इन वाक्यों को आपको क्या करना है, इन वाक्यों में आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को पहचान करके उसे रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषण को रेखांकित करो। यानी हमने विशेषण गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसमें गुणवाचक विशेषण के जो शब्द हैं उसको आपको पहचानना है और उसे अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। तो पहला वाक्य है गुलदस्ते में लाल गुलाब है। दूसरा वाक्य है घड़े में शीतल जल है। तीसरा वाक्य है रोहित ईमानदार लड़का है। और चौथा वाक्य है राम के पास सफेद कुत्ता है। तो बच्चों जैसा कि हमने इस सेशन में आपके यह जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके साथ साथ हमने यह सीखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार हमने सीखा कि विशेषण किसे कहते हैं और गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने सीखा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। आपको सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण अच्छे से समझ में आ गया है और आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अच्छो, यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगले सेशन में आपका अगला पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।